आज हमारे सामने एक ऐसा दस्तावेज है जो एक यूनिवर्सिटी के नाम की 32वीं सालगिरह के बारे में है। अब देखिए, ज्यादातर जगहों पर ऐसी सालगिरह बस एक रस्म होती है, कैलेंडर पर एक तारीख। हाँ बिल्कुल। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में हुए इस कार्यक्रम के जो कागजात हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सही बात है, ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक आग है जिसे आप कह सकती हैं 32 सालों से जलाकर रखा गया है। हमारे पास भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल के 32वें नाम विस्तार दिन कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि एक नाम के पीछे इतनी भावना, इतनी ऊर्जा और भविष्य के लिए इतने बड़े संकल्प आज भी जिंदा कैसे हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी के नाम में ऐसा क्या है कि उसके लिए 11 लोगों ने अपनी जान दे दी और आज भी हजारों लोग उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जमा होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम की परतें खोलते हैं। और देखिए, इसकी शुरुआती बहुत बहुत संजीदा माहौल में होती है। कार्यक्रम का सबसे पहला काम था उन 11 अंबेडकरवादी शहीदों को श्रद्धांजलि देना। अच्छा। वो शहीद जिन्होंने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने के संघर्ष में अपनी जान गंवा दी थी। दस्तावेज में उनके नाम भी हैं, जनार्दन मेवाड़े, पोचीराम कामले, गौतम वाघमारे, सुहासिनी बंसोड़े। ये सिर्फ नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस कीमत की याद दिलाते हैं जो इस नाम के लिए चुकाई गई है। लेकिन जो लोग इस आंदोलन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये नाम विस्तार का संघर्ष था क्या। मतलब सिर्फ नाम बदलने की इतनी बड़ी जिद क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक साइन बोर्ड बदलने की लड़ाई नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने ही उस वक्त की सरकार से 450 एकड़ जमीन लेकर मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके में एक बड़े शिक्षा केंद्र की नींव रखी थी। अच्छा, तो जमीनी बाबा साहब के प्रयासों से मिली थी। जी नाम उस व्यक्ति को उसका श्रेय देने की लड़ाई थी, पर उससे भी बढ़कर ये उस इलाके की दलित आबादी के लिए अपनी पहचान, अपने सम्मान और अपने नायक को एक सार्वजनिक स्वीकृति दिलाने की लड़ाई थी। ये संघर्ष कोई 1-2 साल नहीं, लगभग 17 साल चला था। तो 17 साल और 11 जाने। अब समझ में आ रहा है कि ये मामला इतना भावनात्मक क्यों है, और इसी भावना को शायद मुख्य वक्ता एडवोकेट एस.के. भंडारे ने अपने भाषण में पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम के प्रति ऐसी निष्ठा पूरी दुनिया में केवल मराठवाड़ा में ही है। ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये दावा हवा में नहीं है। इसके पीछे वही 17 साल का संघर्ष और 11 शहीदों की कुर्बानी का वजन है। ये इस बात को दिखाता है कि मराठवाड़ा के लोगों के लिए ये नाम सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी अस्मिता का केंद्र है। तो ये साफ है कि नाम सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब के असल योगदान को मान्यता दिलाने के लिए था। लेकिन इस दस्तावेज में एक मोड़ तब आता है जब यूनिवर्सिटी की बात करते करते अचानक 200 साल पुरानी एक लड़ाई का जिक्र शुरू हो जाता है, भीमा कोरेगांव। ये कनेक्शन पहली बार में थोड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ, और यही इस कार्यक्रम का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ इतिहास का इस्तेमाल सिर्फ याद करने के लिए नहीं हो रहा, तो फिर बल्कि आज के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। एडवोकेट भंडारे ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को हरा दिया था। हाँ, ये कहानी तो काफी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो बताया उसने मुझे सच में चौंका दिया। उन्होंने इसका एक गणित समझाया। बिल्कुल, उन्होंने श्रोताओं से कहा कि 28,000 को 500 से भाग दीजिए। अच्छा। जवाब आता है 56, और उनका दावा है कि यहीं से समाज में वो कहावत आई जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, जा रे जा, तेरे जैसे 56 देखे हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह, मतलब हम जो ये कहावत इतने सालों से मजाक में या गुस्से में बोलते आए हैं, उसकी जड़ें एक लड़ाई के गणित में हैं और एक समुदाय के स्वाभिमान में। जी, ये तो कमाल की बात है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ये तो रोजमर्रा की भाषा में छिपे इतिहास को बाहर निकालने जैसा है। और यही इसका मकसद है। इस कहानी और इस गणित के जरिए वक्ता लोगों को ये नहीं बता रहे कि देखो हमारे पूर्वज कितने महान थे। वो कह रहे तुम उन 500 शूरवीरों के वारिस हो, तुम उनके वंशज हो। ये इतिहास को म्यूजियम से निकालकर आज की लड़ाई के लिए एक हथियार बनाने जैसा है। और उन्होंने खुद भी ये माना। दस्तावेज में लिखा है, उन्होंने कहा यहाँ आकर हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये साफ है कि इस तरह की सभाओं का मकसद सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि रिचार्ज होना भी है, अपनी जड़ों से जुड़ना, अपने इतिहास से ताकत लेना। ये एक जीवित इतिहास है, और इस ऊर्जा की जरूरत क्यों है
ये कार्यक्रम के अगले हिस्से में साफ हो जाता है, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ अतीत के गौरवगान पर आकर नहीं रुका। इसने वर्तमान की राजनीतिक सच्चाइयों पर सीधी और बेबाक टिप्पणी की। हाँ, और यहाँ भाषा काफी सख्त हो जाती है। एडवोकेट भंडारे ने केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर मौजूद समानता के विरोधियों की बात की, विषमता के समर्थकों की बात की। ये काफी सीधे और गंभीर आरोप है। हाँ, ये एक सीधा राजनीतिक संदेश था। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो संविधान के दिए अधिकारों जैसे शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हैं। यह सिर्फ एक वैचारिक मतभेद की तरह नहीं, बल्कि इसे एक सीधे हमले की तरह पेश किया गया। एक और जुमला इस्तेमाल हुआ, संविधान बदलने की भाषा। ये आज के राजनीतिक माहौल में एक बहुत बहुत बड़ा और संवेदनशील विषय है। जब कोई वक्ता ये कहता है तो जाहिर है उनका इशारा किसी खास तरफ होता है। निश्चित रूप से बिना किसी का नाम लिए ये उन राजनीतिक शक्तियों की ओर इशारा है जिन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे भारत के संविधान के मूल ढांचे को बदलना चाहते हैं। इस मंच से ये कहकर वक्ता अपने लोगों को एक खास राजनीतिक खतरे के प्रति आगाह कर रहे थे। और ये सिर्फ आगाह करने तक ही नहीं रुका। नहीं, मतलब इसके आगे कॉल टू एक्शन भी था। हाँ, एक सीधा आह्वान किया गया कि ऐसे लोगों को जो संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें मतदान के जरिए सत्ता में आने से रोकें। तो यहाँ आप कनेक्शन देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भीमा कोरेगांव के इतिहास से मिली प्रेरणा को सीधे सीधे आज की चुनावी राजनीति में एक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो हुआ वर्तमान का एजेंडा, लेकिन मुझे लगता है भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया गया इस कार्यक्रम में। बौद्धों के विरासत स्थलों का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल, ये एक और संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बताया गया कि बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल जैसे बोध गया का महाबोधि महाविहार, देखें बाबा साहेब से जुड़ी जगहें जैसे उनकी जन्मभूमि महू या नागपुर की दीक्षा भूमि, इन पर आज भी सीधे तौर पर बौद्धों का नियंत्रण नहीं है। ये समुदाय के लिए अपनी विरासत पर अधिकार का सवाल है। और इसके समाधान के लिए जो रास्ता सुझाया गया वो बहुत ही मुखर भाषा में था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल सड़कों पर लड़ाई के लिए तैयार रहे हैं। एक मिनट, सड़कों पर लड़ाई, क्या हमें इसे शाब्दिक तौर पर लेना चाहिए? देखिए, ये दोनों हो सकता है। ये निश्चित रूप से आंदोलन की भाषा को और ज्यादा आक्रामक बनाने का संकेत तो है ही, लेकिन ये सिर्फ भाषणों का जोश नहीं है। और यहीं पर इस कार्यक्रम की दूसरी गतिविधियां अहम हो जाती हैं, जो दिखाती हैं कि ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं है। आप उस ट्रेनिंग और रैली की बात कर रही हैं, समता सैनिक दल की? एग्जैक्टली। दस्तावेज बताता है कि कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले समता सैनिक दल के 50 सैनिकों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग कैंप लगा था। 50 सैनिकों के लिए? जी, और कार्यक्रम वाले दिन लगभग 400 सैनिकों ने मिलिंद कॉलेज से यूनिवर्सिटी के शहीद स्मारक तक एक अनुशासित रैली निकाली। तो जब मंच से सड़क पर लड़ाई की बात होती है तो सामने 400 ट्रेन्ड सैनिक खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन की ताकत और तैयारी का प्रदर्शन भी है। तो ये संगठन बाबा साहब ने ही बनाया था, मतलब उनकी बनाई हुई एक संस्था आज भी जमीनी स्तर पर सक्रिय है और आंदोलन के लिए कैडर तैयार कर रही है। हाँ, समता सैनिक दल का मतलब ही है समानता के लिए सैनिकों का समूह। तो ये ट्रेनिंग और रैली उसी विरासत को आगे बढ़ाना है। अब मुझे ये पूरा इवेंट एक अलग नजरिए से दिख रहा है। ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये एक बहुआयामी इवेंट था। भाषणों के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि एक सामुदायिक उत्सव था जो समाज के हर पहलू को छूने की कोशिश कर रहा था। जैसे इसी मौके पर मेजर जनरल एकनाथ बोडे को 2024 का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सैनिक रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसका क्या महत्व है, एक सैनिक को पुरस्कार देना? इसके 2 महत्व हैं। पहला, समुदाय के उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इससे समुदाय का मनोबल बढ़ता है। और दूसरा, युवाओं के सामने एक रोल मॉडल पेश करना, ये कहना कि आप भी सेना में जनरल बन सकते हैं। सही बात है, आप भी देश के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इन सब गंभीर बातों के बीच एक बहुत ही सामाजिक स्तर की पहल भी हुई, वधूवर सूचक परिचय मेला। ये थोड़ा हैरान करता है, राजनीतिक चेतना और संघर्ष की बातों के बीच शादी ब्याह का कार्यक्रम। ये हैरान करता है, लेकिन ये बहुत सोचा समझा कदम है। कोई भी सामाजिक आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। ये बात तो है। एक परिचय मेले का आयोजन करके संगठन ये संदेश दे रहा है
कि हम सिर्फ आपके राजनीतिक हकों के लिए नहीं, बल्कि आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी आपके साथ हैं। ये समुदाय के भीतर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का एक तरीका है। और अंत में एक छोटी लेकिन शायद बहुत अहम बात, संस्था की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन दान की भी व्यवस्था थी। हाँ, ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन यह उस सामुदायिक भावना को दिखाती है जिसके बिना कोई भी आंदोलन टिक नहीं सकता। सही बात है। एक साथ बैठकर भोजन करना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये एकजुटता, समानता और एक दूसरे की देखभाल करने की संस्कृति को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ बड़े बड़े विचारों पर नहीं चलता, बल्कि इन छोटी छोटी चीजों पर भी चलता है जो लोगों को एक साथ लाती हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमने एक ऐसे कार्यक्रम को समझा जो एक ही समय में अतीत का सम्मान कर रहा है, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ रहा है और भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सार ये है कि इतिहास को एक जीवित और प्रासंगिक चीज कैसे बनाया जाता है। 11 शहीदों की कुर्बानी हो या भीमा कोरेगांव की 200 साल पुरानी कहानी, ये सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं है। नहीं, उन्हें आज की चुनौतियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पेश किया गया। बिल्कुल। ये आयोजन सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये पहचान, सामुदायिक एकजुटता और एक साझा उद्देश्य को मजबूत करने का एक पूरा इकोसिस्टम था। रैली से शक्ति प्रदर्शन, पुरस्कार से सम्मान, ट्रेनिंग से तैयारी, वैवाहिक परिचय से सामाजिक जुड़ाव और भोजन से एकता, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना बुनते हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। दस्तावेज में साफ तौर पर विरासत स्थलों के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई का आह्वान है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी सामाजिक आंदोलन अपनी पिछली जीतों का जश्न मनाने से आगे बढ़कर भविष्य के नए और शायद ज्यादा मुश्किल संघर्षों के लिए लामबंद होने का सफर कब और कैसे तय करता है। बिल्कुल, जैसी नई लड़ाइयों के लिए उसी तरह के संघर्ष और कुर्बानी का आह्वान करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। शायद इसी सवाल के जवाब में इस आंदोलन की भविष्य की दिशा छिपी है।